एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में राहु एवं केतु से संबंधित फलादेश के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, वैसे जो हम सबों को सदैव याद रखने योग्य है, उसी की चर्चा होगी। जहां राहु एवं केतु कोई ग्रह नहीं है, फिर भी सभी ग्रहों को प्रभावित करता है। सफलता की उच्चतम शिखर तक ले जाने में राहु एवं केतु का प्रमुख योगदान होता है। वहीं हमें समस्याओं एवं बीमारियों में भी लंबा ले जाने में राहु एवं केतु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह दोनों ही मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहु एवं केतु को फैलाव का भी कारक कहा गया है। किसी भी विषय वस्तु को फैला देना, बृहत्तम रूप दे देना, यह राहु एवं केतु का काम है। केतु को शिखर भी कहा गया है, ध्वजा भी कहा गया है। उच्चतम सीमा तक ले जाने की क्षमता अगर है किसी ग्रह में, वह केतु देव में है। इसीलिए इन्हें शिखी भी कहा गया है। तो आइए चलते हैं हम लोग आज की कक्षा की तरफ चर्चा करते हैं। पिछली कक्षाओं में भी, परसों शनिवार की कक्षा में, हम लोगों ने राहु एवं केतु पर संबंधित विशेष रूप से चर्चा करने का प्रयास किया था। हम उस कक्षा की भी वीडियो का लिंक इस आज की कक्षा के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो राहु एवं केतु से संबंधित सबसे प्रमुख सूत्र है, सबसे पहला एवं प्रमुख सूत्र, कि जब राहु या केतु केंद्र में बैठकर, त्रिकोण केंद्र में बैठकर त्रिकोण भाव के स्वामी से, त्रिकोण भाव के स्वामी से संबंध बनाते हैं, तो यह राजयोग प्रदान करते हैं। इस पर पिछली कक्षा में भी विस्तृत रूप से शायद चर्चा हुई थी। आप सभी शायद जानते हैं इस नियम को, पुनरावृत्ति ही हो गई है। पिछली कक्षाओं में इस सूत्र की विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी या नहीं? की गई थी गुरुदेव। ऐसा हुई थी, चलिए ठीक है। इसी का दूसरा सूत्र यह भी है कि जब राहु या केतु त्रिकोण भाव में बैठते हैं, त्रिकोण भाव में बैठते हैं और केंद्र भाव के स्वामी से, केंद्र भाव के स्वामी से परस्पर संबंध बनाते हैं, युक्त हो जाते हैं, या परस्पर संबंध बनता है, तो यह योग कारक हो जाते हैं, अच्छे फल देते हैं। यह भी सराहनीय है। हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि राहु किसी भी भाव में हो, तीसरा सूत्र, जब राहु किसी भी भाव में अवस्थित हो, राहु या केतु किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो और त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त हो, तो शुभकारी हो जाता है। अब यह तीन सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, इस तीनों सूत्रों को इसी उदाहरण कुंडली पर लगाते हैं। यहाँ पर देखा जाए कि राहु 11वें भाव में है, राहु देव 11वें भाव में है, तो यह पहला एवं दूसरा सूत्र राहु पर लागू नहीं हुआ।
हाँ, केतु पर लागू हो रहा है, क्योंकि केतु त्रिकोण में बैठा हुआ है और केतु एवं बुध की परस्पर दृष्टि है। केतु बुध को देख रहे हैं, बुध देव केतु को देख रहे हैं, एवं बुध देव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। तो त्रिकोण भाव के स्वामी से के यह सूत्र है, जो तीसरा सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, कि किसी भी भाव में बैठे हों और त्रिकोण भाव से युक्त या परस्पर संबंध हो जाए तो ये कारक हो जाते हैं। एक दूसरा, यहाँ पर देखा जाए शुक्र के द्वारा भी परस्पर संबंध बन रहा है। शुक्र केंद्र भाव के भी स्वामी हैं एवं त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं, परस्पर संबंध बना। तीसरा, शनि देव की भी परस्पर दृष्टि है। शनि देव यो कारक ग्रह हैं, त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं, केंद्र भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ केतु देव तीनों ग्रहों के द्वारा परस्पर संबंध में हैं। तो केतु देव शुभकारी हुए या अशुभकारी? शुभकारी गुरुदेव। गुरुजी उनका शनिदेव के साथ कैसा प्रभाव रहेगा केतुदेव का? सुबह शनिदेव शत्रु मानते हैं इसको। तो मानते हैं शत्रु, लेकिन अब यहाँ पर यह देखा जाए, हम लोग उन विषय वस्तुओं का भी अध्ययन करेंगे। जब जब प्रश्न कक्षा में आती है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, होता भी है। तो शनि देव जब वृषभ लग्न की कुंडली हो या तुला लग्न की कुंडली हो, तो शनि देव सभी ग्रहों से शत्रुता भूल जाते हैं। यह वृषभ लग्न की कुंडली है, कहने का मतलब यह है कि पुस्तकों में भूल नहीं जाते, स्वाभाविक तौर से भूल जाते हैं। इनके पास में कुछ जवाबदेहियां काफी बढ़ जाती है। तो जिसके पास में काफी जवाबदेहियां बढ़ जाती है, अपने जवाबदेहियों के तले बहुत से अवगुणों को चाहकर भी वह प्रदर्शित नहीं कर पाता। मनुष्यों में भी यही नियम लागू होते हैं, नहीं होते हैं। होते हैं गुरुजी, पर बाकी कुंडली होंगे गुरुजी, जैसे उसमें शनिदेव केंद्र के स्वामी भी हैं और केतुदेव साथ में बैठे हैं, फिर उनका प्रभाव क्या रहेगा? तो अपनी उन दौलत हाँ के लिए हो गए। हाँ, तो फिर यहाँ पर जो वह प्रभाव नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव उस स्थिति में योग कारक तो नहीं रहेंगे ना। जी शनि, गुरुजी। हाँ, तो जब शनि देव शुभ फलदाता रहेंगे और यह सूत्र लागू हो रहा होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यह किस प्रकार के फल गुण विकसित करेंगे। यहाँ पर दोनों ही सूत्र लग रहा है। हम सबों को सभी सूत्रों पर चर्चा करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पर शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है एवं अशुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। यदि जातक विद्या के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता के क्षेत्र का फलादेश करना हो तो बुद्धिमत्ता काफी अत्यधिक होगी और निर्णय लेने में बहुत जल्दी यह व्यक्ति अपना निर्णय ले लेगा और निर्णय भी अच्छा होगा। निर्णय भी अच्छा होगा। निर्णय भी सटीक एवं सुंदर होगा और अच्छा होगा, सर्वमान्य होगा। परंतु अगर बात संतान की हो, बात संतान की हो, खासकर प्रथम संतान की हो, तो यह अच्छी स्थितियां नहीं है। कारण बात बुद्धिमता की हो, बात आय की हो, बात धन की हो, बात समृद्धि की हो, तो यह योग बहुत ही उत्तम योग बना। क्या बना? उत्तम योग होना। उत्तम योग बना। कारण इसके कई हैं। एक 11वें भाव के राहु योग कारक कहे गए हैं। चौथा सूत्र का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चौथा सूत्र है कि राहु तीसरा, छठा एवं 11वें भाव में हो तो यह योग कारक हो जाते हैं राहु देव। खास करके अपने मित्र के साथ में युक्त हो या मित्र के द्वारा दृष्ट हो तो और अच्छी बात है। तो राहु गुरुजी देव, हाँ कोई फिर बोला आपको जाए।
र- 11वें में कोई भी राशि हो तब। हाँ, अब राशि पर भी हम बोल देते हैं आप लोगों को। हालांकि मीन राशि में राहु थोड़ा भ्रमित रहता है। मीन राशि में राहु थोड़ा भ्रमित रहता है। मिथुन राशि में, वृषभ राशि में, कन्या राशि, आप लोग नोट करें, राहु वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मेष राशि, में सामान्यतः अच्छा फल देता है। अन्य राशियों में थोड़ा कम। मीन राशि में वृश्चिक राशि में खराब फल देता है। यही धनु राशि में नीच का भी हो जाता है, परंतु नीच तो यह 8 नंबर की राशि में भी माना जाता है, 9 नंबर की राशि में भी माना जाता है, परंतु धनु राशि में उतना खराब फल नहीं देता। ऐसा हमारे गुरुजनों का कहना है और हम भी इन्हीं नियमों पर फलादेश करते हैं। तो हम फलादेश के सटीकता पर या करीब में हम पहुंचने का प्रयास करते हैं और पहुंचते भी हैं। तो इसको भी हटा दिया दे सकते हैं। तो यह जो है 5 राशि में फल देता है। हाँ, गुरु जी, कर्क कर्क या सिंह में तो रहेगा तो ग्रहण योग नहीं लगाएगा। ग्रहण अब राशि में रहने से ग्रहण योग थोड़े लगेगा। चंद्रमा के नजदीक में रहेगा तो ग्रहण योग लगाएगा। हाँ, अब राशि में अवस्थित होगा, राशि में अवस्थित होगा तो यह भी पुस्तकों में वर्णित है। गुरुजनों का कहना है कि जिस राशि में राहु अवस्थित होता है, अपने गुण धर्मों को उसके स्वामियों को दे देता है, यानी कि माहौल खराब करता है उस राशि का, या अच्छा माहौल परिवर्तन करने का प्रयास करता है, अच्छा या बुरा, यानी कि उस राशि के स्वामी को प्रभावित अवश्य करता है। प्रभावित करना अलग बात है और रश्मि विहीन करना अलग बात है। अगर चंद्रमा यहीं पे है 10th भाव में, 4 नंबर की राशि यहाँ है, तो यह कर्क राशि में हो गया, तो यह चंद्रमा को प्रभावित करेगा। अब आप ही के घर हो, घर पे आप, या आपका घर है जहां है, ठीक है, आप जहां अभी वर्तमान में रह रहे हैं वह भी ठीक है। तो अब यही नुकसान देने वाला ग्रह जो है, अगर आपके घर में ही जहां पे आप रह रहे हैं वहां पर आ जाए तो कितना पीड़ित करेगा। लेकिन आपके घर पर चला जाए और यह रहने लगे तो आप समस्याग्रस्त रहेंगे, लेकिन आपके क्षमताओं को यह नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आपको घर में रह रहा है, जिसकी वजह से आप घर के लिए चिंतित हैं। चिंतित होना अलग बात है और क्षमताओं का कमी हो जाना अलग बात है। अलग बात है। लेकिन परेशान तो हो ही जाता है। अब यहाँ पर इनकी शक्तियां पूरी है, तो अपने शक्तियों का उपयोग कर यह इनकी समस्याओं को समाप्त, ये घर की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। परंतु यदि राहु यहीं पे हो जाए, युत हो जाए, तो चंद्रमा के शक्तियों को ही ये नष्ट कर देंगे। और यहां रहेंगे तो चंद्रमा की शक्ति को नष्ट नहीं कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। अब बातें स्पष्ट हो गई? जी जी। अब यहीं पे मीन राशि में अच्छे फल नहीं देते, तो एक गुण बन रहा है कि मीन राशि में अच्छे फल नहीं देते। लेकिन अब देखिए ना, ये 11वें भाव में अच्छे फल देते हैं, वह भी सूत्र लग रहा है, एक सूत्र हो गया। अब यहाँ पर जो बुध शुक्र शनि तीनों मित्र ही हैं, तो मित्र के साथ में युक्त है, तो 3 गुण यह मिला, तो 4 गुण अच्छे हो गए। इसके बाद में राहु देव केंद्र एवं त्रिकोण दोनों भाव के स्वामियों से युक्त हैं, यह भी अच्छा हो गया।
कई सूत्र तो अच्छे मिल रहे हैं, 7 यहाँ पर स्थिति के 7-8 सूत्र अच्छे मिल रहे हैं, और एक राशि आधारित जो मीन राशि में अच्छे फल नहीं देते एक वो है। तो अधिक गुण की प्राथमिकता हो जाएगी या केवल एक का? अधिक का हो जाएगा गुरुजी। अधिक का हो जाएगा। इसको भी हम सबों को सदैव याद रखना चाहिए। तो आय के क्षेत्र में, धन समृद्धि के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, धन समृद्धि के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में बहुत अत्यधिक समृद्धि होने की संभावनाएं बनती है, परंतु संतान के लिए यह नुकसानदायक हो गया, क्योंकि शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है, जो बीमारी का भाव कहा गया है। बीमारी भाव में बैठकर, बीमारी भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव पंचम भाव को नीच दृष्टि से देख रहे हैं। एक शनि देव पापक ग्रह है, जहां देखते हैं जीव तत्वों का नुकसान करते हैं, वह भी सूत्र लगा। इसके अलावे और भी बातें हैं। बुध देव एवं शनि देव दोनों ही सम ग्रह हैं, नपुंसक ग्रह हैं, उनकी भी नपुंसकता वाली दृष्टि है। राहु भी यहीं पे हैं, उनका भी संभावनाएं बना। केतु है ही। तो कई प्रकार से स्थितियां खराब हुई कि नहीं हुई? हाँ, गुरु की भी दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो यह थोड़ा सा हद तक ठीक है। परंतु देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव पर नीच की दृष्टि है। पंचम से पंचम भाव का विचार, पंचम भाव का विचार करने के लिए पंचम से पंचम का भी विचार किया जाता है। तो अगर यहाँ ठीक है तो पंचम से पंचम को देवगुरु ही नुकसान कर दिए, तो यहाँ पर यह कॉमन में आ गए, सामान्य स्थितियों में आ गए। तो संतान से संबंधित जब केतु 5वें भाव में है और पापग्रह से युत दृष्ट हो गए, और शुक्र की नीच की भी दृष्टि पंचम भाव पर है, तो क्या संतानहीनता या गर्भपात के तरफ, संतानहीनता तो नहीं कहेंगे, गर्भपात के तरफ कह सकते हैं। बुध शनि की दृष्टि पड़ने के कारण संतानहीनता भी बतला रहा है। या सूत्र लगे कि नहीं लगे? लगे गुरुजी। तो एक, हाँ जी बोला जाए। तो एक ही सूत्र कभी अच्छे स्थितियों को दर्शाते हैं और वही सूत्र किसी दूसरे प्रश्न के लिए बुरे फल भी दर्शाते हैं। अब हम लोगों को यह देखना है कि प्रश्न किस प्रकार का है, प्रश्न के अनुरूप हम सबों को समझने का प्रयास करें। गुरु 11वें भाव में चंद्रमा और राहु की युति हो तो 11वें मेष राशि हो गुरुजी, राशि में 11 तो मतलब व्यक्ति कैसा रहेगा उसमें? न न न न न न 11वें भाव में राहु एवं चंद्रमा की युति लाभदायक होती है, परंतु यह समस्या भी देता है। समस्याओं के साथ, मानसिक यातनाओं के साथ, आय में समृद्धि देता है। एवं 11वें भाव में राहु एवं चंद्रमा की युति तभी तक योगकारी माना जाता है जब तक वह कुछ न कुछ सकारात्मक दिशा से कार्य करे एवं इन ग्रहों का कुछ न कुछ उपाय सदैव करते रहे। यदि यह करता है, चंद्रमा के साथ राहु है, तो यह लाभकारी हो जाता है, अन्यथा नुकसानदायक रहता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी भी है और अपने भाव से 8वें है। चंद्रमा काल पुरुष के कुंडली में चौथे भाव का स्वामी होता है और अपने भाव से 8वें भी है। अगर मेष राशि भी है यहाँ पर, तो फिर यह तीसरे भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में है। अच्छी स्थिति है, कोई
1 2 3 4 नहीं, दूसरे भाव के स्वामी होकर। यह सामान्यतः उतने नुकसानदायक नहीं है, लेकिन मानसिक यातनाएं तो देंगे ही देंगे और आय के क्षेत्र में भी बाधाएं देते रहेंगे। परंतु अगर कुछ उपाय वह जीवन भर व्यक्ति करता रहे, कुछ ना कुछ सकारात्मकता अपने कुंडली के अनुसार, अपने परिवेश के अनुसार, तो बहुत अच्छे फल भी देते हैं, लेकिन संघर्ष के साथ में देते रहते हैं। क्योंकि चंद्रमा चंचल ग्रह है, टिकने वाला नहीं है, और राहु भी आकस्मिक ग्रह है, तो दोनों आकस्मिकता वह तीव्र बना देता है। इच्छाएं भी बदलती रहती है, यही बात है। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग अन्य सूत्र पर चलते हैं। मार्केश भाव में यदि राहु या केतु देव हों, दूसरे या 7वें भाव में राहु या केतु देव हों, यदि आप लोगों के कुंडली में 7वें भाव में या दूसरे भाव में राहु देव या केतु देव हैं, और यह त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाएं। अब यहीं पे अगर 7वें भाव में राहु या केतु हैं और पंचम भाव में शनि देव हो जाए, शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि यहाँ पर त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, तो यह क्या कर देते हैं, दीर्घायु योग भी प्रदान करते हैं एवं समृद्धि भी देते हैं। ये नहीं कि शनि देव केवल, यहाँ बुध भी हैं त्रिकोण भाव के स्वामी, शुक्र भी हैं त्रिकोण भाव के स्वामी। यदि कुंडली में राहु या केतु मार्केश भाव में बैठे हों और लग्नेश, पंचमेश या नवमेश से युक्त हो जाएं, दृष्ट हो जाएं, संबंध अलग बात है, संबंध का मतलब होता है परस्पर संबंध। युक्त या दृष्ट होने का मतलब है कि केवल इनका, हालांकि युक्त में दोनों ही परस्पर संबंध भी आ जाते हैं। केवल संबंध बना ले त्रिकोण भाव का स्वामी, देख ले, भले राहु त्रिकोण भाव के स्वामी को नहीं देखे, अलग कोई बात नहीं है। राहु मार्केश भाव में हो और त्रिकोण भाव के स्वामी से के द्वारा देखा जाता हो या दृष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति सभी चीज सुखों को प्रदान करता है, प्राप्त करता है धीरे धीरे। क्या समृद्धि भी आती है, यानी कि धन की भी स्थिति ठीक होती है, व्यक्ति दीर्घायु भी होता है। और यदि अन्य योग भी कुंडली में नौकरी के लिए बन रहे हों, तो व्यक्ति को नौकरी भी होती है, और यह नौकरी छोटे पद से शुरू होती है और प्रमोशन, पदोन्नति के साथ साथ उच्च ओहदा तक भी जाता है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। तो जहां यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा किया कि दूसरे एवं 7वें भाव में, यानी कि मार्केश भाव में राहु एवं केतु की उपस्थिति त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त होने पर यह अच्छा फल देता है। वहीं राहु या केतु यही मार्केश भाव में ही हो एवं राहु या केतु मार्केश भाव में ही हो और मार्केश भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो, मार्केश भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट हो जाए, यानी कि मार्केश भाव के स्वामी के द्वारा देखा जाता हो। अब यहीं पे मंगल यहाँ पे अगर हो जाए तो चौथी दृष्टि देख लेंगे, या मंगल यहीं पे होंगे तो भी देख लेंगे, यहाँ पर चाहे यहाँ पर भी होंगे तब भी देख लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि तीसरे करें, दूसरे या 7वें भाव के स्वामी के द्वारा अगर देखे जाते हों तो यह अपनी दशाओं में कष्टदायक स्थितियां देते हैं। क्या देते हैं? कष्टदायक स्थिति।
कष्टदायक स्थिति, वह मतलब बीमारी वगैरह से कष्ट देते हैं। बीमारियां भी दो प्रकार की होती है, बीमारी दो प्रकार की होती है। एक बीमारी आरामदायक होती है और दूसरी कष्टदायक पीड़ादायक होती है। जैसे जैसे अगर मान ली जाए साधारणतया बहुत सी बीमारी ऐसी होती है कि शरीर में दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि शरीर में वीकनेस तो दे देता है परंतु उतने दर्द नहीं होता है, हम दवा खाते हैं, बीमारी तो रहती है लेकिन हम अपने जिंदगी में सामान्य जीवन जीते रहते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि दर्दनाक भी होती है, दर्द भी देता है, बीमारी भी रहती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस दो प्रकार की बीमारी होती है नहीं होती है? होती है गुरुदेव, होती है। होती है। तो जब राहु या केतु सप्तम भाव या दूसरे भाव में हो और इन्हीं भावों के स्वामियों के द्वारा दृष्ट होते हैं तो कष्टदायक स्थितियां देते हैं, अपनी दशाओं में देने का काम करते हैं। परंतु हम सबों ने एक ही सूत्र पढ़ा है पूर्व में, जो सामान्य सूत्र है उस सूत्र को हम सबों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वह सामान्य सूत्र क्या है कि कुंडली में बुरे योग बन रहे हो, अगर मान लीजिए कि यही बुध से युक्त हो गए, बल बुध, हाँ बुध, अगर हाँ बुध भी मार्केश भाव का स्वामी है, बुध से युक्त हो गए, तो यह देखना है कि यह किस किस भाव के स्वामी हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, इनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ है। तो यह अपने मूल त्रिकोण राशि का अधिक फल देंगे, तो यह बीमारी देंगे लेकिन आय ज्यादा, समृद्धि ज्यादा देंगे, और बीमारी कम देंगे, अगर बीमारी भी होगी तो कम वाली होगी, हल्का फुल्का पीड़ा देगा। यानी कि बीमारी उतनी बड़ी नहीं होगी जिसका समाधान नहीं कर पाए, अपने दवाओं के बल पे या पैसे होंगे अच्छे डॉक्टर से भी व्यक्ति अपना इलाज कराएगा तो अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर यही 6 नंबर की राशि यहाँ हो तो फिर मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर आ गया, तो मूल त्रिकोण राशि मार्केश भाव का यह ज्यादा गुण देगा, ज्यादा गुण देगा कि नहीं देगा? अगर यही तब 6 यहाँ होगा तो 3 यहाँ होगा, तो यह भी भावत भाव के अनुसार छठे से छठा हो गया, यह भी बीमारी, यह भी बीमारी, और राहु से युक्त दृष्ट हो गया, तो ज्यादा पीड़ादायक हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरु जी। तो इन सूत्रों को भी हम सबों को लगाना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए इस प्रकार से। या तो मंगल गुरु ही जी देख ले। उपाय राहु देव का करेंगे या मार्केश स्वामी का करेंगे? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर उपाय किसका किया जाएगा, तो पहले तो वैसे ग्रहों के उपाय किए जाते हैं जो राशि के स्वामी हो, जो राशि के स्वामी होते हैं उनका उपाय कैसे। दूसरा, कुंडली में ऐसा शुभ ग्रह जो राहु को देख रहा हो, वैसे शुभ ग्रह को बलवान करना चाहिए। वैसे शुभ भाव के स्वामी शुभ ग्रह जो राहु को देख रहे हो या संबंध बना रहे हो, उस ग्रह को बलवान करना चाहिए। यदि कोई शुभ ग्रह भी राहु को नहीं देख रहा है, यदि शुभ ग्रह भी राहु को नहीं देख रहा है, एवं तो नहीं, एवं नहीं, अगर कोई शुभ ग्रह राहु को नहीं देख रहा है तो राहु को शांत भी करने चाहिए। लेकिन यह भी देखना होता है कि क्या शांत किया जाए या नहीं, क्योंकि राहु को शांत अगर 7वें भाव में है, अगर कर रहे हैं, तो क्या वह किसी त्रिकोण भाव से युक्त दृष्ट भी है? तो यदि त्रिकोण भाव से भी युक्त दृष्ट है तो वह समृद्धि भी दे रहा है, आय भी दे रहा है वहीं राहु, और बीमारी भी दे रहा है। यदि आप शांत कर देते हैं, अब यहीं शनि यहाँ पर हो जाए तो यह शनि से भी दृष्ट हो गया, और मंगल से भी दृष्ट हो गया। अगर मंगल यहीं पे है तो मंगल से भी राहु दृष्ट हो गया,
फिर क्या राहु को शांत करेंगे? राहु को शांत करेंगे तो फिर यह शनि से दृष्ट होने के कारण जो उन्नति समृद्धि दे रहा है, क्या उसमें बाधाएं नहीं आएंगी? आएंगे गुरुजी। तो जब उसमें बाधाएं आ जाएंगी तो व्यक्ति के पास में बीमारी है, फिर पैसे की कमी हो जाएगी, तो क्या वह इलाज करा पाएगा? नहीं गुरुजी। तो फिर वैसे ही गड़बड़ हो गई ना। तो इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। फिर प्रभावित करने वाले ग्रहों को मंगल की उपाय किए जाएं। न कि राहु के। हाँ, जब राहु किसी भी योग कारक ग्रहों से युक्त दृष्ट न हो तो राहु के उपाय किए जा सकते हैं। यानी कि राहु के द्वारा क्या कोई योग बन रहा है, राजयोग, यदि शुभ योग बन रहा है तो राहु को शांत नहीं किया जाएगा। यही तो कुंडली के ग्रहों का उपाय है। उपाय करने में ही हम लोग चूक कर देते हैं, जिसके कारण सही ढंग से व्यक्ति को लाभ समस्या नहीं का मिल समाधान नहीं हो पाता। नहीं। आज की ही शाम में जब फलित की कक्षा होगी, अभ्यास कक्षा, उस कक्षा में जो कुंडली दी गई है, हमने कुंडली को परसों देखा, हमने उपाय भी बता दिए, लेकिन वह उपाय ऐसा है कि आप लोग आज की कक्षा में अंत में जब सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि क्या उपाय ऐसे भी किए जाते हैं। और उस उपाय का वजह भी आप लोग हमसे पूछेंगे कि आखिर यही उपाय क्यों, किसी ग्रह का उपाय क्यों नहीं। हम वहां भी बतलाएंगे आपको। तो यहाँ पर बातें हुई। अभी इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ा जाए। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। जो अभी हम लोगों ने जो सूत्र अभी पढ़ा उसके परिहार भी हैं, यानी कि कष्टदायक स्थिति के परिहार भी हैं। यदि मारक स्थान में, मारक भाव में राहु या केतु देव बैठते हैं और इन्हीं भावों के स्वामियों से दृष्ट होते हैं, तो यह क्या दे देते हैं? मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। परंतु अगर युवती बन जाए या देख रहे हो, अब यहीं पे ले देख रहे हो गया, या राहु केतु यहीं पे बैठे हुए, और यह परिहार यह है कि यदि त्रिकोण भाव के स्वामी से यह दृष्ट हो जाएं, मार्केश भाव में हैं और कष्टदायक स्थितियां बन गई, और त्रिकोण भाव के स्वामी से अगर यह दृष्ट हो जाते हैं तो इसका परिहार हो जाता है। एक सूत्र और जो प्रमुखतया है कि राहु देव किसी भी राशि में हो, बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आज की कक्षा का यही है। राहु देव किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में हो, और लग्नेश से युक्त हो जाए तो यह सदैव लाभकारी होता है। जितना शुभ भाव उतना अच्छा फल, जितना शुभ भाव उतना अच्छा फल, और जितना बुरा भाव उतना ही कम अच्छा फल। कम अच्छा फल, या अगर हाँ कम अच्छा फल अगर लग्नेश के साथ बुरे भाव में, यानी कि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव में हैं, लग्नेश के साथ में हैं, युक्त हैं, और किसी बुरे भाव के स्वामी या पापग्रह जो आपके कुंडली में है, जो बुरे फल प्रदाता हैं, उस ग्रहों के द्वारा अगर दृष्ट हो जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक स्थिति।
यानी कि राहु का मतलब यह है कि राहु जितना ही अशुभ भाव के स्वामियों से युक्त दृष्ट होता है उतना ही खराब फल दे देता है, जितना अच्छा रहता है। लगने से बुध, युक्त हो जाता है गुरु जी। हाँ, यदि राहु लग्नेश से युक्त हो और कुंडली के शुभ भाव में हो तो बहुत अच्छा उत्तम फल दे देता है, और लेकिन संघर्ष समस्याओं के साथ में देता है, लेकिन उत्तम फल देता है। आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, जितने राजनेता होते हैं, राजनेता, इसमें सबसे प्रमुख किस ग्रह का योगदान होता है? राहु का होता है ना। राजनेता में राहु का जी योगदान गुरु होता जी। है कि नहीं होता है? जी राहु का। राहु का जी योगदान। लेकिन राजनेता हमेशा संघर्ष में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं गुरुदेव। रहते हैं, हमेशा संघर्ष में रहते हैं कि हम दूसरे से आगे कैसे चले जाएं। यदि वह इस विचारधारा को छोड़ दें तो क्या वह आगे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो मानसिक रूप से हमेशा संघर्षरत रहते हैं राजनेता कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। गुरु जी अगर जो मान लीजिए भावेश के साथ युद्ध हो जाए तो जिस भाव में है राहु और भावेश भी वही होगा। तब तो अच्छी बात है। जैसे कि भावेश मान के लीजिए साथ, हाँ, अगर राहु है और भावेश जो है शुक्र हो, शनि हो, बुध हो, गुरु हो तो ज्यादा उत्तम फल हो जाता है। सूर्य चंद्रमा मंगल के साथ में थोड़ा सा अगर भावेश हैं तो थोड़े कम फलदाता हो जाते हैं, न के बराबर। शुक्र शनि बुध या गुरु हो, यानी कि 8 राशियों में, यानी कि 2 7 राशि हो, 10 11 राशि हो, 3 6 राशि हो, 9 12 राशि हो तो ज्यादा फलदायी हो जाएगा, और अन्य राशियों में थोड़ा सा कम फल देता है। इसके बाद में कुछ अन्य सूत्रों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 8वें भाव में यदि राहु देव हैं और सूर्य या चंद्रमा से युक्त हैं, 8वें भाव में राहु हो और सूर्य या चंद्रमा से युक्त हो तो यह आयु को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता का कारक है, और माता पिता से ही हम हैं। खास करके पहले तो नहीं, आज कुछ ज्यादा ही। राहु या केतु आप लोग देखें कि कितने अंशों का है। यह बहुत ही उत्तम सूत्र आज की कक्षा का। राहु या केतु के अंश को देखें कि अंश कितना है। यदि यह राहु केतु का अंश लग्न के अंश के जितना ज्यादा करीब होता है, अगर कुंडली महिला की है तो प्रसव काल के समय थोड़ा ज्यादा ही कष्टदायक स्थितियां होती है, और आजकल कम होता है क्योंकि आजकल ऑपरेशन भी होता है। पहले भी होता था लेकिन कम, तो कष्टदायक स्थितियां थोड़ी ज्यादा बनती थी। आजकल कुछ है तो भाई ऑपरेशन करो जी, शल्य चिकित्सा जिसे कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः ओवरऑल देखा जाए तो राहु
या केतु अगर सिंह राशि या कर्क राशि में अवस्थित होते हैं और इनसे कोई योग भी बनता है और शुभ ग्रह के द्वारा यह योग अगर दृष्ट नहीं होता है तो अच्छा फल नहीं मिलता, अच्छा फल उतना नहीं मिलता। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आई होगी, और यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से संबंधित कोई भी विषय वस्तु रह गया हो जो न समझ में आया हो, आप लोग चर्चा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न पूछना है। बोलिए। अभी राहु जो है छठे भाव में मेष राशि में बैठे हैं और